रेपो रेट्स पे कटौती करके आरबीआई ने अपना काम कर दिया है। अब बैंक अपना काम कर रहे हैं। बैंकों ने लोन पर ब्याज कम करनी शुरू कर दिए हैं, लेकिन डिपॉजिट्स पर ब्याज दरें भी घटनी शुरू हो गई हैं। अब एक आम आदमी से लेकर बिजनेस पर्संस और अर्थव्यवस्था के लिए घटती दरों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये वक्त, अगर बैंकों में आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है तो वहाँ से फिर इम्प्रोवाइज़ करके अपना निवेश कहीं और लगाने का वक्त आ चुका है? और अगर कहीं और आपको निवेश करना हो तो फिर कहाँ करेंगे? बाजार में करेंगे, प्रॉपर्टी में करेंगे, सोने में करेंगे या कहीं और करेंगे? बहुत सारी बातें डेट फंड्स को लेकर भी हो रही हैं। आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि घटती दरों के माहौल में हर किसी के लिए निवेश की सही रणनीति क्या है। और ग्लोबल उठापटक में आज महंगाई को लेकर, बारिश को लेकर जो आंकड़े आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ सुखद हालात हमारे लिए हो सकते हैं। तो थोड़ा अर्थव्यवस्था पे भी बात करेंगे और थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी आपकी निवेश की गाड़ी से कैसे जुड़ी हुई है और दोनों पटरी पर कैसे आएंगे। तो एक बिगर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, आपके लिए निवेश की सही रणनीति बताएंगे एक्सपर्ट्स के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आरबीआई के रेट कट के बाद अब देश के बड़े बैंक एसबीआई, बीओआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बड़े बैंकों ने अपने अपने लोन की ब्याज दरों में 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। अब बात करते हैं सीधे आपकी जेब की। एसबीआई की रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट अब 8.50% से घटकर 8.25% हो गई है। बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया की होम लोन दर अब 7.9% हो गई है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दर 9.05% से घटकर 8.8% पर आ गई है। यानी अगर आप पहले से कोई लोन भर रहे हैं तो आपकी ईएमआई में सीधी राहत मिलेगी। और अगर आप नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो कह सकते हैं कि ये सुनहरा मौका है। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि कैसे आपकी ईएमआई पर फर्क पड़ेगा। मान लीजिए आप 20 लाख का लोन लेते हैं। 20 साल की अवधि के लिए अब अगर ब्याज दर है 8.25% तो आपकी ईएमआई बनेगी 17,041 रुपए और कुल ब्याज चुकाना होगा 20,89,915 रुपए, यानी कुल रकम बनेगी करीब 40,90,000 रुपए की। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही ब्याज दर 0.25% कम होकर 8.00% हो जाए तो ईएमआई हो जाती है 16,729, यानी हर महीने 312 रुपए की सीधी बचत होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे लोन पीरियड में आप 75,003 रुपए बचा लेंगे। इधर दूसरी तरफ बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरों को घटा दिया है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। यानी अब बैंक में पैसे रखने पर पहले से कम ब्याज मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि इस बैंक ने कितनी कटौती की है। एसबीआई ने 0.10% की कटौती की है। बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने 0.15% तक ब्याज घटा दिया है। केनरा बैंक ने 0.20% की कटौती की है। एचडीएफसी बैंक ने 0.35 से 0.40% तक ब्याज दरें घटा दी हैं। वहीं यस बैंक ने भी अपने ग्राहकों को झटका देते हुए 0.25% की कटौती की है। अब अगर आप बैंक में एफडी करते हैं या कोई डिपॉजिट स्कीम लेते हैं तो पहले की तुलना में आपको उस पर कम ब्याज मिलेगा। ये खास तौर पर उन निवेशकों के लिए चिंता की बात है जो सुरक्षित निवेश के लिए बैंकिंग सेक्टर पर निर्भर रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए राहत मिली है क्योंकि उन्हें कम ब्याज पर लोन मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। सबसे पहले आर के टक्कर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एमडी एंड सीईओ यूको बैंक के। बहुत बहुत स्वागत है टक्कर सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान सुनीत कुमार माहेश्वरी सर,
फाउंडर उद्वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर्स एलएलपी के। माहेश्वरी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। टक्कर सर, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं और जैसे हम बता रहे हैं कि बैंकों ने लोन के लिए सस्ती दरों पर ब्याज देना भी शुरू कर दिया है, लेकिन डिपॉजिट रेट्स भी घटाए हैं और एचडीएफसी का भी अब 3.25 के आसपास आ गया है। एसबीआई, पीएनबी ऑलरेडी 3.25 के आसपास हैं। अगर आप 4% का भी इन्फ्लेशन लेके चल रहे हैं सर, तो ऐसा लग रहा है कि 1 लाख के निवेश पे साल भर में 1200-1250 रुपये का नुकसान ही हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग अब हतोत्साहित होंगे बैंकों में पैसा रखने के लिए, चाहे वो सेविंग्स में हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स में हो, और इससे बैंक्स की लिक्विडिटी पर क्या असर पड़ेगा सर? देखिए, अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम से बैंकों में एक लिक्विडिटी का इशू रहा है, इन द सेंस कि जो बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली जो एडवांसेस की ग्रोथ के उसको मैच नहीं कर पाई। तो इसलिए बैंक्स अलग अलग सोर्सेज से फंड्स रेज कर रहे हैं, चाहे वो सीडी से है, चाहे वो अदर बोरोइंग से है। तो एक इशू चल रहा था बिकॉज जो ग्रोथ थी डिपॉजिट की वो मतलब उसको मैच नहीं कर पा रही थी जो एडवांसेस की ग्रोथ के लिए चाहिए थी। तो अब जो रिपो रेट कम किया गया है उससे जो एक इम्पैक्ट आता है, दोनों पे आता है कि जो एडवांसेस के रेट हैं, स्पेशली जो रिटेल एडवांसेस हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, इन सब पे इमीडिएटली ये डाउन आ जाता है, क्योंकि चाहे वो न्यू लोन हो, चाहे वो ओल्ड लोन हो, ये दोनों बिकॉज जितने भी जो रिटेल एडवांसेस होते हैं वो सभी रिपो से लिंक्ड होते हैं, और जैसे ही रिपो कम या जाता है अकॉर्डिंगली वो उतना ही उसमें फर्क आ जाता है। अब रही बात डिपॉजिट्स की। अब डिपॉजिट्स का जो है रेट वो एकदम रिपो से लिंक नहीं होता है, वो टाइम टाइम पे बैंक को अपना डिसीजन लेना पड़ता है कि उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। अब जो बैंकों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जब वो एकदम एडवांसेस के रेट्स डाउन आ रहे हैं और जो उनका मेजर कंपोनेंट जो ऑफ एडवांसेस है वो रिपो लिंक्ड है, तो उनको अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए डिपॉजिट्स पे भी रेट डाउन करना पड़ा। और जो बैंकों ने अभी किया है, चाहे स्टेट बैंक है या जो दूसरे बैंकों ने किया है, वो 10 से 20 बेसिस पॉइंट डिपॉजिट रेट्स डाउन किए हैं। तो उससे नो डाउट जो हमारे डिपॉजिटर हैं, स्पेशली द स्मॉल डिपॉजिटर हैं, उनको फर्क पड़ेगा कि उनकी यील्ड है या जो उनके इनकम है या जो इंटरेस्ट इनकम पे बेसिस के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, या वही उनका एक मेन जरिया है अपनी वो खर्चे के लिए, उनको एकदम इम्पैक्ट आएगा ज़रूर। और बैंकों के लिए डिपॉजिट्स आप पहले भी थे, आज भी एक मेन सोर्स ऑफ उनका जो है एक लाइबिलिटी है जहाँ से वो फंड्स रेज करते हैं। Right. तो बैंकों को अपना मैच करना पड़ता है जो लिक्विडिटी है और कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो लेकिन अगर अगर आप देखेंगे तो जब ये इंटरेस्ट डाउन जाते हैं तो डिपॉजिट्स का जो रेट डाउन जाना है वो थोड़ा स्लो होता है कंपैरेटिवली टू द एडवांसेस। एब्सोल्युटली सर। फिरोज जी, अब आपके पास आ रहा हूँ, और अब आम आदमी जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है कि अगर बैंकों में पैसा रखना, चाहे वो एफडीज़ में हो या फिर सेविंग बैंक अकाउंट में हो, अगर वहाँ पर उनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा है और अगर आप महंगाई का गुणा भाग देखेंगे तो जैसा मैंने कहा कि सेविंग अकाउंट्स में तो आपको उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। तो अब निवेश की सही रणनीति क्या है? क्या उठाकर सारा पैसा मार्केट में लगा दें? मार्केट भी जिस हिसाब से वोलेटाइल चल रहा है, अनसर्टेनिटीज चल रही है, तो डायरेक्ट इक्विटी में जाएं, डेट म्यूचुअल फंड्स में जाएं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाएं, क्या करें सर? सही निवेश की रणनीति इस वक्त अपना पैसा सही जगह निवेश करने की क्या है? दीपक जी नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे आपने फरमाया कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखना, तो मेरे हिसाब से समझदारी है ही नहीं। 3% साल भर में कमाना या ना कमाना एक बराबर है। अगर 1 करोड़ भी रखते हो तो 3.25 लाख रुपए मिलते हैं साल भर में, वो भी प्री टैक्स। सो मेरा ये मानना है कि ज्यादातर लोग सेविंग अकाउंट में लाख रुपए लगते हैं, 50,000 रुपए लगते हैं। 50,000 रुपए में आप कमाएंगे कितना? 3.5% में। सो पॉइंट ये है कि आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स के बैलेंसेस को मिनिमम रखना है, बिकॉज आज के टेक्नोलॉजी के दौर पे आप जो मर्जी ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले जाना पड़ता था, आपको कुछ इन्वेस्ट भी करना है तो चेकें काटने पड़ते थे, फॉर्म्स फाइल करना पड़ता था, बैंक के मैनेजर के साथ में क्लर्क के सामने तो बैठना पड़ता था।
कि भाई एक म्यूचुअल फंड की स्कीम दे दे। सो पॉइंट ये कहूंगा कि ये दोनों में अलग रणनीति है। एक सेविंग्स अकाउंट में पैसा ना रखें बियॉन्ड अ पॉइंट, 10,000, 5,000, 15,000, ज्यादा भले ही आप अरबों रुपए रखते हो म्यूचुअल फंड में, 15-20 हजार से ज्यादा की म्यूचुअल फंड सेविंग्स बैंक अकाउंट की बैलेंसेस की जरूरत नहीं है आज के करंट दौर पे। आपके पास क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, डेबिट कार्ड्स भी हैं। सो पॉइंट इज कीप मिनिमम सेविंग अकाउंट बैलेंस, पॉइंट 1। पॉइंट 2, डिपॉजिट्स जो रेट्स कम हो रही हैं, जैसे हमारे को पैनलिस्ट साहब ने भी कहा कि डिपॉजिट की रेटें थोड़ी जल्दी घटती हैं, एडवांसेस की रेटें कम होती हैं, क्योंकि इंडिया की जो बैंकें हैं वो देश मतलब पूरे ग्लोब में वन ऑफ द हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। ऐसी भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी 4.5-5% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द टॉप 10 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। सो बैंकों का ये जो रणनीति है कि डिपॉजिट्स की रेटें जल्दी घटा दो, एडवांसेस की आराम से घटाओ, ये थोड़ी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की जो लालसा ज्यादा है मेरे हिसाब से फॉर दैट काइंड ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बट एक डिपॉजिटर के पास बहुत अच्छे विकल्प हैं। देखिए, आपको सीधे डेट से, डिपॉजिट एफडी से सीधे इक्विटी में नहीं जाना है। आपके पास 5 और पड़ाव है। आप पहले लिक्विड फंड में चले जाएं। अगर आपके पास 2 महीने की अवधि हो तो आर्बिट्राज फंड लें, जिसमें 7.5% की रिटर्न आई है लास्ट 2 साल में आफ्टर एक्सपेंसेस रेगुलर ऑप्शन में। अगर 2-3 महीने की अवधि हो तो आर्बिट्राज फंड में जाएं, तो डिपॉजिट का ये आप छोड़ सकते हैं और लिक्विड फंड में जा सकते हैं, आर्बिट्राज फंड में जा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा और वक्त हो तो थोड़ा हाइब्रिड फंड ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थोड़ी सी इक्विटी, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जिसमें 10% की इक्विटी होती है। सो आपके पास डिपॉजिट के 6.25 से अगर आप नाखुश हैं तो बहुत सारे विकल्प हैं, 7, 7.5, 8, 8.5। वैसी इक्विटी में जाते जाते म्यूचुअल फंड तक पहुंचते पहुंचते 14 के विकल्प हैं। डायरेक्ट इक्विटी में जा रहे हैं तो फिर आपको 18-20% की उम्मीद के आधार पे रखना चाहिए। सो आई थिंक दैट एक मजबूर नहीं है, आज एक इंसान मजबूर नहीं है इस टेक्नोलॉजी के दौर में कि जो मिल जाए वही लेना है। वो मजबूरी आपके पास नहीं है। लोन जो है आप सिर्फ बैंक से ले सकते हैं, डिपॉजिट आप कुछ भी कर सकते हैं। लोन के लिए आप मजबूर हैं कि बैंकों से लेंगे तो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, एनबीएफसीओ से इतना सस्ता नहीं। राइट सर, बिल्कुल आपने कहा कि डिपॉजिट रेट्स कट होने के बाद बैंकों में निवेश पर अगर आपको कम रिटर्न मिल रहा है तो अब आप मजबूर नहीं है, वो दौर गया। आपके पास विकल्प बहुत हैं, जिनमें से मेरे ख्याल से 8 से 10 विकल्प तो आपने अपने एक स्टेटमेंट में बता दिए। डिटेल्स में जाएंगे इस पर थोड़ा सा और। मैं माहेश्वरी सर के पास अब जाना चाहूँगा। सर थोड़ा सा बताएं सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग थोड़े से खुश भी हैं, इंतज़ार भी कर रहे थे कि कब लोन सस्ता होगा घर लेने के लिए, पर्सनल लोन लेने के लिए, कार लोन लेने के लिए, दूसरे लोन्स लेने के लिए, और दूसरी तरफ एक मौका भी आपको मिल रहा है कि साहब बैंकों में अब पैसा रखना उतना उचित नहीं लग रहा है, तो दूसरी तरफ निवेश भी करें। तो एक तरफ थोड़ी मायूसी है डिपॉजिट रेट्स कट के बाद, लेकिन एक तरफ से थोड़ा उत्साह ये कि अगर पुराना काम कुछ बचा हुआ है लोन वगैरह से संबंधित तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सही वक्त इस समय क्या है सर? लोन लेने के लिए थोड़ा वेट कर लें, और क्योंकि बताया जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट शायद अभी और आएंगे, लेकिन फिर डिपॉजिट रेट और कट होगा, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा बताएं सर, मौके सही रणनीति इस वक्त क्या है लोन की और निवेश की? आई थिंक इसके दो, पहले हम जो लोन देने के जो रेट्स हैं जी वो कम हुए हैं, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। जी सर। ये आपको यूएस के जो टैरिफ के से जो दुनिया पे असर हो रहा है और हिंदुस्तान में भी असर हो रहा है, उससे एक दूसरी लेवल ऑफ अनसर्टनिटी आई है और इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पे को ज़्यादा तरह किक स्टार्ट किया जाए। उसी लिए अगर आप क्रेडिट फ्लो का कॉस्ट डोमेस्टिक सेक्टर को बढ़ाएंगे तो उसमें इकोनॉमी के लिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए अच्छा है। आरबीआई ने सिर्फ यही नहीं किया है, उन्होंने और भी 2-3 कुछ और 4-5 स्टेप लिए हैं। जैसे स्ट्रेस्ड एसेट फंड्स में और लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गोल्ड लोन्स के वो हार्मोनाइज किए हैं, फिनटेक्स के साथ में को फाइनेंसिंग अरेंजमेंट किया है। तो उनका जहाँ तक मेरा ख्याल है ये पहले 2 चीज़ों से कि क्रेडिट फ्लो हो जाए और बैंकों को भी स्ट्रेस्ड एसेट फंड्स के सिर्फ एआरसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, स्ट्रेस्ड एसेट पे वो उनको कोई और भी विकल्प मिले। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए लोन रेट्स का नीचे आना काफ़ी ज़रूरी है।
ना आपने जो बोला कि भाई जो स्मॉल जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या रिटायरमेंट सेविंग्स वगैरह लेते हैं, इकोनॉमी जो 3 से 2.25-3% जो हो गया है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है। हमारे पैनल मेंबर ने जो भी कहा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और अब मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लेंडेड इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी एंड डेट टुगेदर एंड म्यूचुअल हम लोग म्यूचुअल फंड को सिर्फ इक्विटी समझते हैं, बट म्यूचुअल फंड में भी कई टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, इनविट्स आ गए हैं, रीट्स आ गए हैं। तो मार्केट में आज के टाइम एक निवेशक के पास कई ऑल्टरनेटिव्स हैं कि वो अलग गुड क्वालिटी डेट में इन्वेस्ट कर सकें। बैंक में भी डालेंगे थोड़ा लिक्विड पैसा, उसमें भी डालेंगे, तो मेरे ख्याल में वो कोई नया प्रॉब्लम नहीं खड़ा करे। बिगर प्रॉब्लम इज़ कि ये वॉलेटिलिटी जो हो रही है मार्केट में, उसमें डोमेस्टिक इकोनॉमी को किस तरह बढ़ाया जाए। Yes. और रूरल इकोनॉमी में इस बार एक्सपेक्टेड है कि शायद बारिश सही रहे, तो वहाँ भी क्रेडिट फ्लो किस तरह अच्छा रहे। तो क्रेडिट फ्लो के ऊपर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली सर। और एक चीज़ अगर आपने गौर की होगी, कुछ अभूतपूर्व चीज़ें भी हुई हैं जो रेयर भी है और थोड़ा सा बोल्ड मूव भी है। इस समय जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हो, उस समय लिक्विडिटी इंजेक्शन जो आरबीआई की तरफ से हुआ है, जब टाइटनिंग हो रही है ग्लोबल लेवल पे, तब हमारे यहाँ लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं। तो इस बोल्ड मूव के पीछे क्या उद्देश्य है और क्या सब कुछ ठीक ठाक है हमारे मोर्च पर? रेट कट्स के इस दौर में रेट कट्स अगर लोन के ब्याजों पर भी हो रहा है तो डिपॉजिट के ब्याज पर भी हो रहा है, तो कैसे अब निवेश की सही रणनीति बनाएं? और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, दशा दिशा क्या है, खास मेहमानों के साथ। अब मैंने जैसे कहा था कि हमारे साथ मेहर वोरा जी हैं, साक्षात तो नहीं है लेकिन अब से कुछ देर पहले जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से मेहर वोरा साहब ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उसका अंश सुनिए। और ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद लिक्विडिटी पुश जो आया है आरबीआई का, उस पर उनका क्या कहना है, सुनिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मेहर वोरा जी को। ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्राइसिस हो रही हो और आरबीआई लिक्विडिटी फ्लड करे और रेट काटे। ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है। तो बिल्कुल जो इमर्जिंग मार्केट की मजा आ रहा है मुझे देख के, मजा आ रहा है। अमेरिका को भी समझ में आया कि जब हमारे साथ होता था उनको हमारे दल का क्या बिल्कुल। पता। तो ऐसी कोई क्राइसिस होती तो इंडिया डरा रहता था। आरबीआई बिल्कुल टाइट रखता था करेंसी के लिए, लिक्विडिटी टाइट रखेगा करेंसी में। बट ये टाइम पे आरबीआई इज आल्सो फ्रंट फुट, कि भाई हम लिक्विडिटी देंगे, ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन का इंडिया में प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम क्यों उसका बॉदर करें। यस सर, माहेश्वरी सर थोड़ा सा इस पे बताएं सर, ये जो फ्रंट फुट पे आरबीआई खेल रही है, जैसा कि सर ने भी बताया, इसके पीछे के एनालिसिस क्या है सर? सब ठीक ठाक है? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक लिक्विडिटी सी अभी कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर, और अब पीपीपी प्रोग्राम भी थोड़ा सा उसमें नई जान ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट ऑफटेक या लिक्विडिटी की डिमांड ज़्यादा होगी। एक और चीज़ है जिसको शायद हम लोग इतना समझ नहीं पाए हों, बट वो भी एक एनालाइज करना होगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि गवर्नमेंट बोरोइंग भी होने वाली होगी, उनके कुछ पास्ट रीपेमेंट्स होंगे, और अगर उनको लोअर कॉस्ट पे डेट रेज करेंगे तो कंट्री की इकोनॉमी में अगर 0.5% या 0.25% भी अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ती है, और फाइनली हम ही लोग को गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ अच्छे होंगे तो उसमें बेनिफिट होता है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ के ऊपर है कि सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उसके लिए क्रेडिट एपिटाइट बढ़े, और गवर्नमेंट बोरोइंग जहाँ भी हो रही हो वहाँ उसको थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट जो है वो भी घटती है, और थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ को एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, तो जीडीपी को सपोर्ट भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट भी शायद बढ़े अगर कॉर्पोरेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं अपना इस माहौल में, तो वहाँ पर भी एक मोर्चा आएगा। थोड़ा सा आम आदमी से अब हम थोड़ा सा इकोनॉमी में चले गए हैं, तो फिर फिरोज साहब आपका भी मैं थोड़ा सा इसमें टेक ले लेता हूं कि थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत जो हमें दिख रहे हैं, ये जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है इकोनॉमी में और आरबीआई बोल्ड मूव्स ले रहा है, थोड़ा सा इसमें आपको आगे अर्थव्यवस्था के नज़रिए से क्या संकेत मिल रहे हैं?
दीपक जी, मेरे हिसाब से तो जो भी ये जो टैरिफ वॉर है वो इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन है, यही मैं कहता जा रहा हूं। देखिए, लॉन्ग टर्म जिंदगी में लॉन्ग टर्म भी अच्छा हो, शॉर्ट टर्म भी अच्छा हो, ये नहीं हो पाता। देखिए, ऊपर वाले से भी आपको एक मांग ठीक करनी चाहिए। अगर आज इंडिया की एक्सपोर्ट्स को इंप्रूव करना है, $50 बिलियन की हमारी सरप्लस है यूएस से, अगर उसको 150 पे पहुंचाना है तो कुछ तो शेकअप की जरूरत पड़ेगी। उस शेकअप के आज जो इंडिया की स्थिति है ग्लोबल ट्रेड में, ये पूरे शेकअप के बाद इंडिया की स्थिति बढ़ेगी घटेगी नहीं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमारा जो यूएस का एक्सपोर्ट है वो 2% ऑफ जीडीपी है। भले ये टैरिफ बढ़ने से जो जहां भी सेटल होता है 90 डेज के बाद, जहां भी हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर समझो कि हमारे यूएस के एक्सपोर्ट्स में शॉर्ट टर्म में भी अगर घटौती आई 10% की, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो 6.7 थी उसको रिवाइज करके 6.5 कर दिया। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, मेरे हिसाब से आज जो इकोनॉमिक डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो पीक पे है। टैक्स की रियायतें दे चुकी है गवर्नमेंट। हमारी सबसे बड़ी वेट निफ्टी में है 27% फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स की, और बैंक इज इनवर्ड लुकिंग रादर देन आउटवर्ड लुकिंग। आईटी में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस, उसमें टैरिफ की संभावना कम है, क्योंकि हमारे को बहुत इंटेलिजेंट काम नहीं देता है यूएस, ज्यादातर लो कॉस्ट काम देता है जो वो एक्सपोर्ट करना चाहता है सर्विसेज को। तो पॉइंट मैं ये कहूंगा कि अर्थव्यवस्था मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है। इसीलिए आपके शो पे भी अनिल सर के साथ मैंने आके कहा था कि 21,800-900 पे कहा था कि इट्स स्क्रीमिंग बाई है, घबराए ना। माना कि अगर 5-10% ऊपर नीचे भी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इतनी तो सहन शक्ति चाहिए, तब जाके 14-15% की रिटर्न का वो हकदार बनता है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव। इकोनॉमिक ग्रोथ 11% नॉमिनल जीडीपी अगले 5 साल पे नियर सर्टेनिटी है। अगर 11% की नॉमिनल जीडीपी आती है तो निफ्टी ने हमेशा दिखाया है, रोलिंग 10 ईयर रोलिंग पे नॉमिनल जीडीपी के साथ आधे % ज्यादा का फर्क नहीं रहा है निफ्टी का। तो अगर आप निफ्टी 11 पे ग्रो करते हैं, शानदार फंड मैनेजर हैं, अभी मेयर सर का सुना, बहुत सारे और इंडिया में सीआईओज हैं, वो 3-4% निफ्टी को बीट कर देते हैं, और टैक्स है 12.5% की एफडीओ के मुकाबले। सो आई पर्सनली थिंक इकोनॉमिक growth is near certainty in India, and I would not blink an eyelid to put 80% of my long-term money in equity. ऑल राइट, सो स्टोरी वही है, लॉन्ग टर्म और थोड़ा सा संयम, और लेकिन सही रणनीति क्या है उसको भी हमने बताया। लेकिन दूरगामी जो संकेत हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं। वापस आते हैं बैंक्स की तरफ। टक्कर सर, बैंक्स का आप अभी क्या देख रहे हैं? जैसे हमने शुरुआत करी थी कि लिक्विडिटी के ऑलरेडी इश्यूज चल रहे थे, और एक क्लासिक डेफिनेशन ये कहती है कि आप अगर डिपॉजिट रेट्स कट कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग हतोत्साहित होंगे और लिक्विडिटी पर असर ना पड़े। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या बैंक्स की क्रेडिट रोड क्या वाकई में बढ़ पाएगी? लोन सस्ते होंगे, बिजनेस और कंज्यूमर्स को कम ब्याज पर मिलेगा तो वो लोन ज़्यादा लेंगे, वहाँ से थोड़ा सा ठीक हमें देखने को मिलेगा। एनपीए रेशियो में क्या अच्छी लिक्विडिटी से अगर हुआ तो बोरोवर्स ईएमआई टाइम पर चुका पाएंगे, उससे बैंक को फ़ायदा होगा। बैंकों के लिए आप आगे की राह क्या देख रहे हैं टक्कर सर? देखिए, जो अभी इंटरेस्ट रेट्स या जो रेपो रेट आरबीआई ने कम किया है, इसका एक पीछे पर्पस यही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पुश देने के लिए। क्योंकि आप देखें तो पहले एक जो कंसर्न था वो था इन्फ्लेशन का। अभी जो इन्फ्लेशन के जो डाटा है वो काफ़ी जो आरबीआई के एक कहते हैं एक्सेप्टेबल लेवल के बीच में आ गई है। तो इस वजह से आरबीआई ने ये रेट रिडक्शन शुरू कर दी है। उसका मेन पर्पस ये है कि इकोनॉमी को एक पुश किया जाए ग्रोथ थ्रू जो बैंकों का मेन एक एम होता है, एक डिपॉजिट लेना और एडवांसेस देना। तो चाहे वो रिटेल लोन में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर हो। तो जब ये इंटरेस्ट रेट डाउन आएंगे तो ऑब्वियसली क्या होता है कि एक तो जो रिटेल बोरोवर है वो आगे लोन लेता है, सपोज होम लोन ले रहा है या कार लोन ले रहा है, तो उससे उस इंडस्ट्री से जितने भी रिलेटेड हैं या उससे एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं वो सब उसको बेनिफिट मिलता है। सेकेंड होता है जो कॉर्पोरेट को अगर लोन एक कम ब्याज पे मिलता है तो जो कि अभी क्या हो रहा था, जो अच्छे कॉर्पोरेट थे वो मार्केट से बोरो कर रहे थे क्योंकि मार्केट से उनको चीप रेट पे मिलता था और बैंकों का रेट थोड़ा ज्यादा था। राइट। अब जब रेट्स डाउन आएंगे तो उनको भी एक इंसेंटिव रहेगा कि वो अपना एक्सपेंशन प्लान्स को एक प्लान कर सके और बैंकों से बोरोइंग्स, उनकी जो नई एक्सपेंशन है, नई इन्वेस्टमेंट होती है इंडस्ट्री के अंदर, जिसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर कि नए उसके रोजगार क्रिएट होते हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नई उसमें सेल्स होती हैं। राइट सर। तो वो उससे बढ़ेगा।
राइट सर एब्सोल्युटली सर। तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही हैं। दो क्विक सवाल फिरोज जी के लिए हमारे पास हमारे दर्शकों की तरफ से आए हैं। फिरोज जी, कुछ लोग डीएफ्स के बारे में पूछ रहे हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में क्या इस समय ऑप्शन है? डेट फंड की तरह मैनेज होते हैं शायद, लेकिन टैक्सेशन लोअर साइड पे है, तो किसके लिए ठीक रहेगा सर? क्विकली अगर आप बता पाएं। सो ये हर वो इंसान के लिए जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है उसके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की होल्डिंग पीरियड पे 12.5 की टैक्स आती है और आपको कैपिटल गेन मिलता है, ना कि इंटरेस्ट इनकम। सो कैपिटल गेन तो सेक्शन 70 और सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 के तहत कैंसिल भी हो सकता है। सो पॉइंट ये कहूंगा कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जो डेट फंड की तरह मैनेज करते हैं, हर वो इंसान जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आ चुका है अपनी कमाई की वजह से, वो उसका प्रयोग कर सकता है। डिपॉजिट से काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि 15 से 20% की टैक्स की रियायत मिलती है। एक और सवाल है फिरोज जी, क्विकली अगर दे पाए, हालांकि मेरे पास समय खत्म हो चुका, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म की एफडीज में करें? वहां पर अभी भी रेट्स ठीक ठाक मिल रहे हैं, ब्याज ठीक है वहां पे, तो लॉन्ग टर्म की एफडीज में जाएं या न जाएं सर? बिल्कुल दीपक सर, लॉन्ग टर्म की एफडी 5 साल तक की मैक्सिमम होती है, वो पूरी भी आप लॉक इन कर सकते हैं, क्योंकि 6.75 यील्ड कर्व पहले फ्लैट था। अब डेफिनेटली जो डिस्पैरिटी है बिटवीन शॉर्ट एंड एंड लॉन्ग एंड, उसको कैपिटलाइज करने के लिए लॉन्ग टर्म आर बेटर। ऑल राइट सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जैसा कि माहेश्वरी सर ने भी कहा कि लॉन्ग रन में भी, और जो आरबीआई का इंटेंट दिख रहा है वो साफ है कि ग्रोथ पर फोकस रखें, पूरी इकोनॉमी को आगे लेकर जाएं, और फिर उसमें जो निवेश के मौके बन रहे हैं लोगों के लिए, उनको एक सुरक्षा कवच कैसे मिले और क्या रणनीति हो, उस पर आपने बारीकी से बातचीत करी। तो आई होप कि आप इस वॉलेटिलिटी में निवेश की सही रणनीति को पकड़ पाए होंगे हमारे तीनों मेहमानों की जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद टक्कर सर, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज अजीज साहब, थैंक यू सो मच। सुनीत कुमार माहेश्वरी सर, थैंक यू सो मच सर। शो में इतना ही, नमस्कार।